हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करेंगे वो सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड्स कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो हमारा रॉकी माउंटेन है, आइस ग्लेशियर है या बीच वगैरह के पास जो हम सैंड्स वगैरह देखते हैं, ये सब हमारा किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। सही है। फिर हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट्स की। लिक्विड स्टेट में बात करेंगे जैसे रिवर, सी, ओशियन, लेक, इन सब के जो स्टेट देखते हैं ये सब कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट। फिर अगर हम गैसेस स्टेट की बात करेंगे तो गैसेस स्टेट कौन सा है? जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है? पूरा गैसेस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो हम बोलेंगे वो किस स्टेट में? गैसेस स्टेट में। इसमें सॉलिड स्टेट्स मोस्ट कॉमन है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो कुछ हमारा गैसेस स्टेट में है, कुछ हमारा लिक्विड स्टेट में है एंड बाकी सब के सब किस में? स्टेट सॉलिड स्टेट में। क्लियर है? तो सॉलिड स्टेट हमको मोस्ट कॉमनली मिलेगा पीरियोडिक टेबल में भी, और इसकी प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेनली डिपेंड्स ऑन सॉलिड नेचर कौन सा होगा? फर्स्ट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, और सेकंड कौन सा? बाइंडिंग फोर्स। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल और बाइंडिंग फोर्स को रिस्पेक्ट में लेकर के बताएं तो हम बोलेंगे जैसे गैसेस है और लिक्विड है, तो गैसेस के पास क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है। लिक्विड के पास भी क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है, मतलब वो मूव करता है। कहीं भी छोड़ोगे तो वो मूव कर लेगा तुरंत, ठीक ना? तो इसका मतलब क्या बोलेंगे? वो फ्लूइड्स टाइप का। जबकि सॉलिड कैसा होता है? रिजिड होता है। उसको कहीं रखो तो वो मूव नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा ही वहाँ पड़ा हुआ रहेगा। तो सॉलिड्स कैसा होता है? रिजिड होता है। अभी अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, गैसेस आयंस की बात करते हैं, तो एक कंटेनर में गैसेस मॉलिक्यूल लो बहुत ज़्यादा मूव करते रहेगा। लिक्विड्स को लोगे थोड़ा कम मूव करेगा। और अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड बस वाइब्रेट करता है, वो भी सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करता है। ठीक है, जो उसका मीन एक्सिस होता है उसी के अबाउट वाइब्रेट करता है, नहीं तो ये मूवमेंट नहीं करता है। इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, ये एक रिजिड होता है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, पोजीशन भी इसकी फिक्स्ड होगी। ऑसिलेशंस बस ये मीन पॉइंट के अबाउट सिर्फ ऑसिलेशंस करेगा और कहीं मूव करके जाएगा नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं सॉलिड का क्या होता है? एक डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम भी होता है। क्लियर है? उसके बाद हम बोलेंगे जैसे हम सॉलिड लिक्विड गैस को अगर हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक ना? मैटर्स को हम तीन डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें अगर हम दो मेन पार्ट की बात बोलेंगे तो उसको मेनली दो मेन पार्ट में होता है। पहला क्या होता है उसका? थर्मल एनर्जी, ठीक ना? और दूसरा क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स एंड थर्मल एनर्जी। अब हम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को देखते हैं। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या है? मान के चलो कि हमारे पास ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो सब एक दूसरे से क्लोज आएगा, और आते आते कब तक आएगा? जब तक सब एक दूसरे के टच में ना आ जाए। जैसे ही टच में आएगा तो ये एक लैटिस फॉर्म कर लेगा। ये लैटिस फॉर्म करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। थर्मल एनर्जी में क्या है? जैसे मैं कंटेनर ले, उसमें हम गैसेस मॉलिक्यूल ले ले और बगल में एक थर्मामीटर डाल दे। ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या होगा? वहां मूव कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी है तो ये मूव करेगा। अगर हम करते हैं टेम्परेचर को थोड़ा सा राइज कर देते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये फास्ट होता जा रहा है या नहीं? जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा मूवमेंट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। इसका मतलब थर्मल एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। इसको हम एक सिमुलेंस के थ्रू देखते हैं। ऊपर क्या लिए हुए हैं? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक ना? नीचे क्या लिए? थर्मल एनर्जी। अभी क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, तो ये कैसा किस स्टेट में होगा? अभी गैसेस स्टेट में होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी को घटा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल धीरे धीरे एक दूसरे से क्लोज आएगा। अभी भी थर्मल एनर्जी थोड़ा बहुत है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसका जो मूवमेंट था ये कम हो जाएगा। तो ये कौन सा स्टेट होगा? लिक्विड स्टेट। अब धीरे धीरे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा दिए और थर्मल एनर्जी को थोड़ा सा और कम कर दिए। तो हम क्या देखें? सब एक दूसरे से क्लोज आना चालू हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपस का, सब एक दूसरे का क्लोज आ रहा है। क्लोज आते 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 ये क्या बना देगा? एक लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। ये देखिए, ये एक लैटिस का फॉर्मेशन किया, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से पहले गैसेस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? और इसमें जो वाइब्रेशन होगा, ऐसा नहीं कि इसमें मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट नहीं करता, वाइब्रेट करता है पर सिर्फ अपने मीन एक्सिस के अबाउट वाइब्रेशन करेगा। अब हम सॉलिड को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, कि सॉलिड को कैसे क्लासिफाइड करेंगे। दो एग्जांपल, एक डायमंड है, दूसरे ग्लास है, दोनों ही सॉलिड स्टेट में। आपको देखने में नजर आएगा कि ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों मूवमेंट ही करते हैं। पर जब दोनों का मॉलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। एक का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर वे में है, दूसरा नॉन स्ट्रक्चर वे में। मतलब एक को हम डेफिनेट ऑर्डर बोल सकते हैं, दूसरा को क्या बोल सकते हैं? रैंडम ऑर्डर। ठीक है, कोई डेफिनेट ऑर्डर इसके पास नहीं। कुछ कुछ पार्ट की बात बोलेंगे तो कुछ कुछ पार्ट इसका क्या है? एक फिक्स पॉइंट बनाता है, ठीक ना? एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मतलब 3-4 पॉइंट ऐसा है जो आपको लगेगा कि हाँ ये एक रेगुलर पैटर्न में है, नहीं तो बाकी कोई भी आपको रेगुलर पैटर्न में नहीं आएगा।
तो ये जो रेगुलर पैटर्न में उसको क्रिस्टलाइन बोलेंगे, जो इरेगुलर पैटर्न में उसको हम क्या बोलेंगे, अमॉर्फस सॉलिड। सही है। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि ब्लू और रेड डॉट आपके पास में 2 डॉट करके बनाया हुआ है, 2 डिफरेंट एटम्स को दिखाया गया। ये सब कैसा, एक ऑर्डर्ड वे में, ठीक है। और ये कैसा बना गया, एक लॉन्ग रेंज लैटिस बनाएगा, ठीक ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसका कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट। ये बहुत बड़ा लैटिस होता है, धीरे धीरे ऐसे फॉर्म करेगा। अभी तो हम बहुत छोटा सा पार्ट दिखाएं। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, एक पार्ट को कट करते हैं। तो एक पार्ट को कट करने के बाद हमको जैसा पार्ट मिला बिल्कुल सिमिलरली वैसा दूसरी जगह भी क्या मिलता है, सिमिलर वैसा ही पार्ट मिलता है या नहीं। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये कैसा है, एक रेगुलर पैटर्न में, ठीक है। उसको रिपीट करते जाएंगे, इसका n नंबर ऑफ सब बनाते जाएंगे, तो ये क्या कर देगा, वैसा ही लैटिस फॉर्म करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास कौन कौन सा आता है, टेबल सॉल्ट की बात बोलते हैं जैसे NaCl, डायमंड की बात करेंगे, फिर सॉलिड आयोडीन की बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, क्वार्ट्ज की बात करते हैं। ये सब हमारे पास कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड की। अमॉर्फस सॉलिड में हम क्या बोलते हैं कि इसमें कुछ ही रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा, बाकी सारा का सारा क्या मिलेगा, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको हम डिसऑर्डर वे में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए, ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो आपको सिमेट्री में नजर आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स 3-4 दिख रहा है। पर बाकी सब जितने की बात करेंगे तो बाकी अलग सब क्या है, सबका सब डिफरेंट है या नहीं। तो अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। एक ऑर्डर होता है, दूसरा डिसऑर्डर होता है। तो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे ग्लास अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल, रबर, प्लास्टिक्स, इन सब की बात करेंगे तो ये सब क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल होता है। कभी आप लाल किला वगैरह घूमने के लिए जाओ, जो बिल्कुल हिस्टोरिक प्लेस है, वहाँ के उसके आप शीशा को कभी स्लाइड करके देखना, वो जल्दी स्लाइड नहीं होगा। क्यों स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि वर्षों से क्या हो रहा था, वो शीशा पड़ा हुआ था। और वो शीशा कैसा है, ग्लास कैसा होता है, अमॉर्फस सॉलिड। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपर से नीचे उसके मॉलिक्यूल ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर आ जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, ज़्यादा थिक हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा, थिन रहेगा, है या नहीं। उसके बाद वो स्लाइड होना बंद हो जाएगा, वो स्लाइड नहीं होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कैसा एक स्यूडो सॉलिड टाइप का, ठीक ना। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस 5-6 दिन में हो जाएगा, ये प्रोसेस होने में 100 साल तक लगता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम इसको कई बार सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। सही है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, तो हम डिफरेंस देखेंगे किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस। पहला मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा था, रेगुलर वे में था। हम इसके 4 डिफरेंट सेक्शंस को कट कर दिए। हमको क्या दिखा, चारों डिफरेंट सेक्शन कैसा है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। अगर ये आइडेंटिकल है तो सबका सेम टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मान के चलते हैं। तो हमको कैसा मिलेगा, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल 100 पर आते ही मेल्ट कर जाएगा। अगर हम अमॉर्फस सॉलिड के 4 फिर डिफरेंट सेक्शन की बात करेंगे तो अब क्या दिख रहा है, चारों डिफरेंट सेक्शन अलग है, तो चारों का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग। अगर चारों का मेल्टिंग पॉइंट अलग मिलेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट हो जाएगा, कोई 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होगा। तो इस टाइप से हमको क्या मिलेगा, एक वाइड रेंज मिलेगा टेम्परेचर का। सही। तो इस टाइप से हम क्या बोल सकते हैं कि एक वाइड रेंज है और दूसरा क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। उसके बाद हम बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक नेचर्स की बात। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कैसा होता है, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर क्या बोलते हैं, जैसे कि हम इसके एक सेक्शन को डिवाइड किए, एक जो ए बी लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ हमको सब क्या मिला, ब्लू डॉट्स मिल रहा है सबका सब। दूसरे सी डी की बात करेंगे, यहाँ हमको अल्टरनेट में मिल रहा है, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, ठीक ना। एक और ले लेते हैं ई एफ, ठीक है। अगर हम ई एफ की बात करेंगे तो ये भी हमारे पास में क्या है, अल्टरनेट मिल रहा है, बट इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। पहले वाले का डिस्टेंस में जो सेकंड वाला डिस्टेंस है और थर्ड वाला में है, उसमें देखिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हम इसके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स पे जाते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अलग अलग मिलते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी इसका डिफरेंट डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपांशन की बात कर सकते हैं। तो ये सब हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स के अगर अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग टाइप से मिल रहे हैं। वही अगर हम आइसोट्रोपिक नेचर की बात बोलेंगे, मतलब अमॉर्फस सॉलिड्स की बात करेंगे, तो अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि सारा का सारा किसी भी डायरेक्शन को ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, कोई भी एक डायरेक्शन को लीजिए, सब कैसा है, डिसऑर्डर वे में, सब डिसऑर्डर वे में। पर जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या दिखता है कि इसके एवरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसका एवरेज क्या है, तीनों का ऑलमोस्ट एवरेज इक्वल आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपांशन, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल वेरिएशंस होता है, ये तीनों ऑलमोस्ट इक्वल होता है।
अब हम बात करेंगे क्या, इसके क्लीवेज की। अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो जैसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि स्मूथ सरफेस मिलेगा। देखिए कट करते के साथ हमको एक स्मूथ सरफेस मिला। बट यही अगर हम एमोरफस सॉलिड्स को अगर हम काट के देखेंगे तो हमको कैसा मिलेगा, अंदर एक रफ सरफेस मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है कि अगर हम इसके क्लीवेज की बात करेंगे तो क्लीवेज में भी दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है।